ठीक है सर, कर दो। मुझे बता देना एक बार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे वो काफ़ी चर्चा का विषय राजस्थान में बना हुआ है और उसका बना होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इतनी बड़ी सौगात जो राजस्थान के लिए गहलोत सरकार ने दी है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। देखिए, सरकार कोई भी रही हो, हमारा वर्ग जो है एक युवा वर्ग, उसको सरकार से मतलब नहीं होता है। हमें मतलब होता है कि हमें राज्य के फ़ायदे से, उसकी उन्नति से, उसकी प्रगति से मतलब होता है। और जिस तरीके की सौगात राजस्थान के लिए गहलोत सरकार ने दी है, वास्तव में वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि नए ज़िलों के सृजन से, उनके निर्माण से राजस्थान में बहुत तरीके के परिवर्तन देखे जाएंगे, विकास के स्तर पर भी और भौगोलिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी काफ़ी परिवर्तन राजस्थान में आने वाले हैं। और देखिए, इस क्लास में हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले, नवीन ज़िले गठित हुए हैं और कौन कौन से संभाग बने हैं। और एक जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि इन ज़िलों के बढ़ने से आपके भूगोल के ऊपर, यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, परिवर्तन तो भूगोल में भी देखने को मिलेगा, कल्चर हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, और उसके अलावा हमें राजनीतिक स्तर पर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वैसे भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी दिन से वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और कई बार आपको भी लगता है कि कुछ सर नया नया, तो अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं तो नहीं कह सकते। सबसे पहली बात, जो जिस तरीके का माहौल एक क्रिएट किया गया है कि भाई बिल्कुल चीज़ें चेंज हो गई हैं, स्टूडेंट के दिमाग में एक भय व्याप्त हो गया है कि सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, सब कुछ बदल गया है। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, नमस्ते, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए भाई, यानी कि हम ये तो नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से आपका भूगोल बदल जाएगा। हाँ, कुछ चेंजेज आएंगे, पर आपके दिमाग में जो डर बैठ गया है उस डर को निकालना ज़रूरी है। क्योंकि दरअसल क्या होता है कि स्टूडेंट अपने दिमाग में ये थॉट लिए बैठा है कि जब नए ज़िलों के डाटा आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, तब से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक साथ सारी चीज़ें नहीं आएंगी, धीरे धीरे जिस तरीके से चीज़ें अपडेट होती रहेंगी हम उन चीज़ों को देखते रहेंगे। क्योंकि दरअसल क्या है कि आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं राजस्थान में ज्योग्राफी को लेके कितना चेंजेज हो गया है, कल्चर को लेके कितना चेंजेज हो गया है। जो ज़िले बनाए गए हैं वो आप पहले से भी पढ़ रहे थे, किसी ब्लॉक के रूप में, किसी तहसील के रूप में, तो आप उन ज़िलों को पहले से भी पढ़ रहे थे और वर्तमान में भी पढ़ेंगे उनको ज़िले के रूप में। बस अंतर इतना सा है कि पहले किसी को तहसील के रूप में पढ़ रहे थे, किसी को आप ब्लॉक के रूप में पढ़ रहे थे, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी को ग्राम पंचायत के रूप में ही पढ़ रहे हो, जैसे कि दूदू। तो हम ये देख रहे हैं कि वो नाम तो हमारे सब पहले से सुने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि हम बालोतरा की बात करें या हम सांचौर की बात करें तो ये नाम आपने सुने हुए नहीं हैं, ये नाम आपके बहुत पहले से सुने हुए हैं। बस अब इनके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से जानना है, बस इतना ही अंतर आएगा, बाकी इन चीज़ों से डरना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हम एक एक बिंदु की बात करेंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमें जिलों की आवश्यकता महसूस क्यों हुई, इस चीज़ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई। देखिए भाई, नए ज़िले बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई हमारी सरकार को कि नए ज़िले क्यों बनाए जाएं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है। देखिए, दरअसल ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको ये तो पता रहे कि ज़िले क्यों बनाए जाते हैं और उनका क्या महत्व है और ज़िले बनाने की आवश्यकता हमें क्यों हुई। और जो लोग आरएएस का इंटरव्यू फेस करेंगे अभी द्वितीय चरण में, उन लोगों को ये शायद पूछा जाए, क्योंकि आप कभी भी जब वहाँ एग्ज़ाम के बाद जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो वहाँ ये आपसे सवाल किया जा सकता है और डेफिनेट किया जाएगा किसी ना किसी स्टूडेंट से कि नए ज़िलों के सृजन का या उनके निर्माण का राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर, उसकी भौगोलिक स्थिति पर या उसके क्लाइमेट पर किस तरीके का परिवर्तन आएगा। हो सकता है ये भी पूछ ले कि आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है।
तो देखिए वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उसी की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए नए ज़िले बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए राजस्थान से छोटे छोटे कई राज्य हैं, क्योंकि हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में हम पहले स्थान पर आते हैं और अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी हमारे यहाँ ज़िले कम ही हैं। ठीक है, अब मैं इसका मतलब ये तो नहीं कह रहा हूँ कि और ज़िले बनाए जाएं। आप कहेंगे सर मुश्किल क्यों बढ़ा रहे हो नए ज़िले और बनवा के, क्योंकि मेरे कहने से वो होगा भी नहीं। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कई राज्य ऐसे हैं जो एरिया में हमसे कम है, पर फिर भी वहाँ उनके जो ज़िले हैं उनकी संख्या हमसे क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि आप यूपी को ले लो, एमपी को ले लो, ये हमसे क्षेत्रफल में कम है, पर फिर भी उनके वहाँ ज़िलों की संख्या क्या है, ज़्यादा। तो गहलोत सरकार को ऐसा लगा कि जिस हिसाब से हमारा एरिया है और जिस हिसाब से हम पॉपुलेशन में भी अच्छा खासा स्थान रखते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ज़िले बनाने चाहिए। और बहुत लंबे समय से इसको लेके कई जगह से मांगे चल रही थी, लोगों के द्वारा मांगे की जा रही थी कि भाई ज़िले बनाए जाएं, और उसी को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए नए ज़िले गठित किए। हाँ, बस फ़र्क कितना सा है कि इस तरीके की उम्मीदें नहीं थी। बस हमें लग रहा था कि 3 से 4 ज़िले बनाए जाएंगे, पर जिस तरीके से ज़िले बनाए गए तो यही कहा गया कि चारों तरफ के साहब गहलोत तो जादूगर साहब हैं, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। तो नो डाउट नए ज़िले जब बनाए गए तो उनकी आवश्यकता इसलिए हमें महसूस हुई क्योंकि अगर ज़िले बनाए जाएंगे, आपका एरिया ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी आपकी ठीक है। अगर आप नए ज़िले बनाएंगे तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट निकल के आएंगे, क्योंकि जब तक आपके यहाँ ज़िलों की संख्या कम रहेगी तो क्राइम का ग्राफ या आपके विकास का ग्राफ थोड़ा सा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। क्योंकि हर जगह तक गुड ब्रो, थैंक यू भाई, थैंक यू। जय श्री श्याम सभी के लिए, जय श्री श्याम। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आप सभी के लिए, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, गुड इवनिंग सर, आप सभी का स्वागत है। देखिए आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत है, आप सभी का ये प्यार है जो मैं यहाँ तक खींच के लेके आया है, और हम सब आपके बीच में हैं। देखिए अब हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। पाठक जी कह रहे हैं सुपर सर जी, बिल्कुल सर, साइंस वाले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते सर। बिल्कुल भाई, राकेश आज आप हमें छोड़ के क्यों गए सर? नहीं भाई ऐसा नहीं है, आपको छोड़ के नहीं गए, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि यहाँ क्लास लेने हम आए हैं, वरना आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए तो इस तरीके से यानी कि जब भी कोई ज़िला नया बनाया जाता है तो दरअसल क्या होता है, अगर ज़िला बड़ा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जब भी कोई योजना चलती है या कोई तरीके का कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है तो उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हालांकि सरकार की कोशिश यही रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस विकास की राह से जोड़ा जाए, पर फिर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही ये ज़िले बनाए गए हैं। अगला पॉइंट लिखा है नए ज़िलों के प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव। अब आप कहेंगे कि सर क्या ज़िलों के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं? ये आप कौन सी बात कर रहे हैं? क्या ज़िलों के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं क्या? सकारात्मक प्रभाव तो हमने सुना है और नो डाउट सकारात्मक ही प्रभाव होते हैं। यहाँ नकारात्मक प्रभाव से मतलब सिर्फ इतना सा है कि कुछ समय के लिए आपको मुश्किलें रहेंगी, कुछ समय के लिए। ये नकारात्मक ना कह के अगर मैं इसको मुश्किल कहूँ तो थोड़ा ज़्यादा सही है। हाँ, दरअसल क्या है कि नकारात्मक प्रभाव का मतलब तो यह है कि वो बिल्कुल ही नकारात्मकता चारों ओर फैल गई है या वो परमानेंट स्थायी हो गई है, उस तरीके का नहीं है। कुछ मुश्किल है और मुश्किलों का हल होता है। दरअसल मुश्किल क्या होंगी? देखिए मुश्किल यहाँ ये होंगी कि जब नया ज़िला बनाया जाएगा तो आपको नए ज़िले के गठन के दौरान काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेके, आपके आधार कार्ड को लेके, पहचान पत्र को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके थाना परिसर क्षेत्र को लेके कई बार व्यक्ति कंफ्यूज रहेंगे। दरअसल जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि राजस्थान का एजुकेशन थोड़ा ग्राफ नीचे है, तो उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कई सारे हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे या हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं रहेंगी, माँ बहन रहेंगी, उनको दरअसल क्या है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पर उसके अलावा आपका जो भावनात्मक संबंध पिछले वर्षों से
किसी ज़िले के साथ जुड़ा है, किसी तहसील के साथ जुड़ा है, और अब आप नए ज़िले का सामना करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे चीज़ें जुड़ जाएंगी। आप भावनात्मक रूप से वहाँ भी जुड़ जाएंगे। वर्तमान में तो लोग पाकिस्तान तक संबंध जोड़ रहे हैं, आपको पता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आप तो, ये तो राजस्थान की बात है, आपको तो राजस्थान से बाहर भेजा नहीं गया है, यहीं सब कुछ संरचना बदली गई है। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, आपके भावनात्मक संबंध थोड़े दिन बाद उन लोगों के साथ जुड़ने लगे, और है तो आपके ज़िले के ही, ज़िले के आसपास के ही, आपके राज्य के ही हैं, तो ये मुश्किल भी हल हो जाएगी। और एक मुश्किल क्या रहेगी, जब भी नया ज़िला बनाया जाएगा तो कुछ जो आपके काम चलेंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, पुल बनाए जाएंगे, नई नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, ऑफिस बनाए जाएंगे, तो आपको थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा कि चारों तरफ की ये एक तरीके से पॉल्यूशन फैल गया है या अव्यवस्थाएं फैल गई हैं। पर धीरे धीरे जब चीज़ों में सुधार होगा तो वही नकारात्मक चीज़ें, यानी कि वही जो मुश्किल आपको लग रही थी, वही आपके लिए खुशहाली के अवसर लेके आएगी। मतलब कुछ समय के लिए आपको मुश्किलें रहेंगी, उसके दूरगामी परिणाम पॉजिटिव भी होने। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिलों के नकारात्मक परिणाम यानी कि मुश्किल कुछ समय के लिए, जबकि सकारात्मक परिणाम जो हमें जीवन भर देखने को मिलेंगे, हमें आने वाली पीढ़ी को, उन सभी को वो जो सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए, हम बात करें क्या क्या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। भाई क्या क्या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। सर नमस्ते, बिल्कुल भाई नमस्ते, नमस्ते सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप सभी के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी का इस चैनल पर मैं बार बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए भाई, सकारात्मक प्रभाव, जिला मुख्यालयों के बीच की दूरी कम होगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए मैं आपका सिंपल सा ही एग्जाम्पल लूँ, अगर कोई खैरतल का व्यक्ति पहले अलवर आ रहा था अपने काम के लिए, और वो अब व्यक्ति खैरतल में ही अपना काम करवाएगा, या कोई व्यक्ति जो कोटपूतली के यानी कि जयपुर के बिल्कुल बॉर्डर से निकल के जयपुर तक का सफ़र तय कर रहा था, वो व्यक्ति अब कोटपूतली में ही अपने सारे कामकाज देखेगा, वहीं उसके सारे कामकाज हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य उसके समय की बचत होगी, उसके आने जाने का जो समय है वो बचेगा, क्योंकि जिला मुख्यालयों के बीच की दूरी क्या हो गई, कम। और दूसरा हम कह रहे हैं उसके आने जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जो लग रहा था, परिवहन का जो चार्ज लग रहा था, यानी कि आर्थिक भार भी उसका क्या होगा, कम होगा। और दरअसल हम देखते हैं जब हम जिला मुख्यालय से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिला मुख्यालय से जब हमारे तक पहुंचती हैं तो वो चार्ज लगते लगते महंगी हो जाती हैं। उन चीज़ों से भी हमें यहाँ छुटकारा मिलेगा। ज़िले के रूप में नई पहचान मिलेगी, बिल्कुल, और इसी के लिए तो इतनी मशक्क़त हो रही थी भाई, ज़िले के रूप में नई पहचान मिलेगी। देखिए, किसी भी व्यक्ति की एक तो खुद की पहचान होती है, माँ बाप की पहचान होती है, जो हमारी जेनेटिक पहचान होती है। एक पहचान किसी एरिया के रूप में, भौगोलिक स्थिति के रूप में, राजनीतिक रूप में होती है, और उसी पहचान की हम यह बात करें वो नो डाउट आपको मिलेगी और इससे आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। देखिए, जब हम कहीं बाहर काम करने जाते हैं, हम राजस्थान से बाहर काम करने जाते हैं, तो वहाँ हम हमारे ज़िले का नाम ना बता के डायरेक्ट हम ये बताते हैं कि हम राजस्थान से हैं। हाँ, अगर वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि वो राजस्थान के ज़िले जानता है, तब वो आपसे पूछ लेगा कि आप कौन से ज़िले से हैं। उसी तरीके से जब हम ज़िले के बाहर काम करने जा रहे हैं तो हम तहसील का नाम ना बता के ज़िले का नाम बताते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इससे आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी, एक पहचान मिलेगी, आपकी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। उसके बाद बात करें हम सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ मिलेगा। आप कहेंगे क्या सर, जब तक नए ज़िले नहीं बने थे तब तक लाभ नहीं मिल रहा था क्या? नो डाउट, लाभ तो पहले भी मिल रहा था, बस अंतर इतना सा है कि उस लाभ को लेने में अब प्रत्येक वर्ग को क्या रहेगी, आसानी। पहले थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, अगर हमें कोई भी काम होता और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक हमें जाना होता तो थोड़ी मुश्किल रहती थी। अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पास में होगा तो व्यक्ति अपने काम आसानी से करवा पाएगा। सर हमको न्यू बैच में ज्योग्राफी पढ़ाइएगा प्लीज़ सर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कोशिश करेंगे, आपके लिए समय निकालेंगे, नए बैच में आपके लिए पढ़ाएंगे भाई। आगे देखिए भाई, उसके बाद है क्राइम, ज़िले में व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। देखिए, कोई सी भी व्यवस्था की बात कर लो आप, ज़िले में व्यवस्थाएं मजबूत होंगी, चाहे आप परिवहन की बात कर लो, यातायात, सड़क, जलमार्ग जो भी हैं, यानी कि आपके जल प्रबंधन या फिर आपके सिंचाई व्यवस्थाएं या स्वास्थ्य सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं क्या होंगी, मजबूत होंगी। हमारा पुलिस प्रशासन भी मजबूत होगा, क्योंकि हर ज़िले में नया एसपी बैठेगा,
नए कलेक्टर महोदय बैठेंगे और एसपी साहेब और कलेक्टर महोदय जब मिलकर काम करेंगे तो ज़िले की जो विकास है वो गति पकड़ेगा। तो ज़िले का विकास क्या है, नॉर्मल सी बात है, गति पकड़ेगा, क्योंकि क्राइम क्या होगा, कंट्रोल होगा। अभी कई बार क्या होता है कि ग्रामीण स्तर पर या जिला मुख्यालय से कहीं दूर कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि समाज में क्राइम तो बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया है चारों ओर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, ऐसे चारों तरफ ऐसे फैल गया है जिसका कुछ कहना ही नहीं है। तो वो भी थोड़ा उसको रोकने में हमें सहूलियत रहेगी। उसके अलावा सड़क यातायात, इसकी बात हम कर चुके हैं भाई। एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा, नो डाउट, और ये सबसे मस्ट यही है। देखिए, किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए जयपुर जाना पड़ रहा है, जोधपुर जाना पड़ रहा है, और अच्छी अच्छी कोचिंग्स नहीं है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है। और अगर इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जब बनेगा तो अच्छी अच्छी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग्स जब खुलेंगे तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और जब कोई डिस्ट्रिक्ट बनता है तो एक कम से कम डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल तो अच्छा होता है, और गवर्नमेंट की कोशिश भी रहती है, और वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ मजबूत होंगी। युवा वर्ग को सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेगा। आप कहेंगे सर हमारे काम का तो यही है, नो डाउट आपके काम का यही है, पर ऐसा नहीं है कि इनसे आपका संबंध नहीं है। हम हर चीज़ से प्रकृति में जुड़े रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारा हर चीज़ से रहता है। बस अभी की उम्र में आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन ज़्यादा आपको लगता है इस चीज़ से लगता है, क्योंकि इस उम्र में कैरियर को लेकर तनाव रहता है, और थोड़ा बहुत तनाव ज़्यादा तो आपको नहीं लेना है, पर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक डर जब तक नहीं रहेगा कैरियर को लेके तब तक हम उसके प्रति काम भी नहीं कर पाएंगे। तो युवा वर्ग को सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेगा। देखिए, जब जिला बनेगा तो वहाँ नए नए ऑफिस खुलेंगे, पुलिस की भर्तियाँ होंगी, और भी कई सारे क्षेत्रों में नई नई भर्तियाँ निकाली जाएंगी। तो युवा वर्ग को इस नए जिलों के गठन से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो ये सारे हम सकारात्मक बिंदुओं की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ भाई? अब ये चीज़ जो मैंने बताई है ये आरएएस के इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल निभाएंगी, क्योंकि किसी ना किसी स्टूडेंट से आप देख लेना इस तरीके के सवाल जरूर आपको देखने को मिलेंगे कि नए जिलों के गठन से किस तरीके का फ़ायदा होगा, आप उस पर क्या सुझाव देना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, उस पर आपकी क्या राय है। तो आप ये पॉइंट कम से कम बता सकते हैं कि सर ज़िले बनाने से ये फ़ायदे होंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में 50 ज़िले हैं। वर्तमान में कितने भाई? 50। इससे पहले हमारे पास ज़िले हुआ करते थे 33। कितने हुआ करते थे भाई? 33। अभी वर्तमान में कितने? 50। पहले कितने हुआ करते थे? 33। घोषणा कब की गई? गहलोत जी के द्वारा घोषणा की गई 17 मार्च 2023 को, और इसको मंजूरी मिली है 4 अगस्त 2023 को। तो घोषणा की गई 17 मार्च को और मंजूरी दी गई 4 अगस्त 2023 को। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी ना किसी आगे आने वाली भर्ती में आपको देखने को मिलेगा कि नए जिलों के संबंध से, जो नए जिलों के गठन से संबंधित कौन सी कमेटी है या कौन सी कमेटी का संबंध रहा है। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर होगा राम लोवाया कमेटी। ये एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए। कार्यकाल दरअसल इसलिए बढ़ाया है कि जिससे कि कम से कम जो नए जिलों की जो सुझाव हैं, किस तरीके से हम इनमें परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरीके से इनको लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में सुझाव देने का काम इस कमेटी का ही है। और जो महत्वपूर्ण भूमिका रही इस कमेटी की रही। तो राम लोभाया कमेटी का संबंध किससे है? नए जिलों के गठन से। और कहाँ? राजस्थान में। अब देखिए, सबसे बड़ा जिला पहले भी जैसलमेर था और वर्तमान में भी क्या है? जैसलमेर है। पहले भी जैसलमेर था और वर्तमान में भी क्या है? जैसलमेर है। छोटा जिला वर्तमान में दूदू हो जाएगा, जो कि जयपुर से अलग करके बनाया गया है। वर्तमान में कौन हो जाएगा भाई? दूदू। और इससे पहले छोटा जिला हुआ करता था धौलपुर। कौन हुआ करता था भाई? धौलपुर। ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला हुआ करता था। अब थोड़ा सुकून तो इसको मिला होगा कि कम से कम मेरे को सबसे छोटा तो नहीं कहेंगे। तो सबसे छोटा जिला कौन रहेगा? दूदू। उसके बाद हम आगे बात करें, देखिए राजस्थान में 1947 में कुल जिले 25 थे। कुल जिले कितने थे भाई? 25। उसके बाद
1 नवंबर 1956 को जब हमारा एकीकरण हुआ उस समय 26वां जिला बनाया गया अजमेर। कौन सा जिला बनाया गया भाई? अजमेर। यहाँ तक तो साधारण रूप में सबको याद रहता है कि स्वतंत्रता तक यानी कि 1947 तक हमारे पास कुल कितने जिले थे? 25। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बनाया गया अजमेर, और उसके बाद नए जिलों के गठन का दौर चालू हुआ और जिसमें आपका 27वां जिला बनाया गया धौलपुर। और ये जो जिला बनाया गया उस समय मुख्यमंत्री रहे हमारे शिवचरण माथुर, और ये बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को। कब बनाया गया था भाई? 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद हमारा भैरव सिंह शेखावत जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में 28, 29 और 30 ये 3 जिले एक साथ बनाए गए, जिनके नाम थे दौसा, बारा और राजसमंद। दौसा, बारा और राजसमंद। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में ही जो अगला जिला बनाया गया वो 31वां जिला बनाया गया हनुमानगढ़। कौन सा बनाया गया भाई? हनुमानगढ़। ये बनाया गया 12 जुलाई 1994 को। कब बनाया गया? 12 जुलाई 1994 को। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में ही 32वां जिला बनाया गया करौली। कौन सा बनाया गया भाई? करौली। उसके बाद नेक्स्ट जिला जो बनाया गया वो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 33वां जिला बनाया गया, जो कि प्रतापगढ़ था। नए जिलों के गठन से पहले हम सबसे नवीन जिला राजस्थान का यही पढ़ रहे थे, और वो कौन सा था भाई? आपका प्रतापगढ़। कौन सा था भाई? प्रतापगढ़। बिल्कुल भाई। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हमारा न्यू बैच, हमें ज्योग्राफी का आप ही पढ़ाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आपके कमेंट्स मेरे पास पहुंच गए हैं भाई। आप सभी की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, कोशिश करूंगा आपके लिए मैं समय निकालूं भाई। ठीक। अब देखिए, उसके बाद हम बात करें, यहाँ तक हम कह रहे हैं कि सबसे नवीन जिला, इससे पहले कौन सा हुआ करता था? प्रतापगढ़। कौन सा हुआ करता था भाई? प्रतापगढ़। पर अभी ये सबसे नवीन नहीं है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रतापगढ़ जिला जो बनाया गया उस समय 3 डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। ये प्रश्न भी उस समय खूब चर्चा में रहा, पर अब इस प्रश्न की थोड़ी वरीयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब इससे आगे भी नए जिले बन गए हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि वर्तमान में संभाग कितने हैं और इससे पहले संभाग कितने थे। तो देखिए, पहले संभाग हुआ करते थे 7 और वर्तमान में संभाग हैं 10। वर्तमान में संभाग कितने हैं? 10। देखिए, संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ जो किया गया 1949 में किया गया हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और इन्होंने 5 संभाग बनाए। कितने संभाग बनाए भाई? 5। तो हम कह रहे हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 1949 में किया गया, और किसके द्वारा किया गया? हीरालाल शास्त्री। तो इसको तो आप ऐसे भी याद कर लेंगे, नाम ही हीरालाल है तो कम से कम काम भी उन्होंने हीरे जैसे ही किया कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। क्योंकि जब एक संभाग बनता है तो चीज़ों को देखने में, समझने में, विकास में मदद मिलती है। उसके बाद हम कह रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? समाप्त। इन्होंने कहा कि संभागों की मुझे कोई ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती नहीं है, क्योंकि ये धन की बर्बादी है। इस तरीके की चीज़ें निकल के आई और संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद राजस्थान में पुनः लगभग 25 वर्ष बाद 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा अजमेर छठा संभाग बनाया गया। यानी कि फिर संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हरिदेव जोशी के द्वारा। तो हम ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1987 को इसको प्रारंभ किया गया पुनः। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 7वां संभाग बनाया गया 2005 में, और 7वां संभाग बनाया गया भरतपुर को। किसको बनाया गया भाई? भरतपुर को। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास 7 संभाग थे, पर वर्तमान में कितने हो गए हैं? 10। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 10। देखिए, एक संभाग बना दिया गया है सीकर। कौन बना दिया गया भाई? सीकर। अब सीकर संभाग में कौन कौन से जिले हैं हम इसको देख लेते हैं। हालांकि विस्तार से चर्चा करेंगे, पर यहाँ सामान्य रूप में हम देख लेते हैं।
एक इसमें शामिल कर दिया है सीकर को, एक इसमें शामिल कर दिया है झुंझुनू को, और एक इसमें शामिल कर दिया है चूरू को, जो कि पहले बीकानेर संभाग में हुआ करता था, और एक नीम का थाना। ये 4 जिले सीकर संभाग में लिए गए हैं। और इधर जो 4 जिले हैं पाली, सांचौर, जालौर और सिरोही, ये 4 जिले, इनसे मिला के किसका निर्माण किया गया है? पाली संभाग। ये सिरोही पहले जोधपुर संभाग का हिस्सा हुआ करता था, जालौर भी उसी का हिस्सा हुआ करता था, पाली भी उसी का हिस्सा हुआ करता था, सांचौर नया डिस्ट्रिक्ट है। तो इन 4 को मिला के क्या बनाया गया है? पाली संभाग। उसके बाद हम कह रहे हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में हम 3 जिले ले रहे हैं, और वर्तमान में ये सबसे कम जिलों वाला संभाग है। वर्तमान में सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा। और इसमें हम ले रहे हैं, एक तो खुद बांसवाड़ा आता है, एक डूंगरपुर और एक प्रतापगढ़। ये 3 जिले इसमें लिए गए हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इन 3 जिलों को मिला के किसका निर्माण किया गया है? बांसवाड़ा संभाग का। तो हम कह रहे हैं अभी वर्तमान में कितने संभाग हो गए हैं भाई? अभी वर्तमान में हो गए हैं आपके पास 10 संभाग। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, इन प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जो नए जिले बने हैं उनके गठन से क्या क्या परिवर्तन आएंगे। प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे हम लास्ट में कि किस तरीके से परिवर्तन आएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अनूपगढ़ की। किसकी बात करते हैं भाई? अनूपगढ़ की। देखिए अनूपगढ़ जिला जो है ये 2 जिलों से मिलके बना है। एक तो ये जो ऊपर का जो भाग है ये है गंगानगर का, ये जो भाग है ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का भाग है, और ये जो नीचे वाली जो 2 तहसील आपको दिख रही हैं ये भाग है आपके बीकानेर का, खाजूवाला, और एक है आपके छत्तरगढ़। यानी कि ये जो 2 हैं ये किसके हैं भाई? बीकानेर के। और बाकी जिले का निर्माण किससे किया गया है? गंगानगर से। अब देखिए इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि लैला मजनू की मजार, अब वो कहाँ हो जाएगी भाई? आपके अनूपगढ़ में। कहाँ हो जाएगी भाई? अनूपगढ़। थोड़ा बहुत चेंजेस तो आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये शब्द आपने पहले से सुने हुए नहीं है, सुने हुए हैं, बस अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अंतर इतना सही है, नए शब्द नहीं आए हैं आपके पास या कुछ नई चीज़ें जुड़ के आ गई हैं, चीज़ें वही हैं, बस वो कन्वर्ट हो गई है। अब देखिए इससे आगे हम बात कर रहे हैं, अगला है आपका बालोतरा। कौन सा है भाई? बालोतरा। ये पहले बाड़मेर का भाग हुआ करता था, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का भाग हुआ करता था। और हम ये पढ़ रहे थे कि लूणी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर से आगे आकर खारा हो जाता है, क्योंकि वहाँ लवणीय मृदा का जमाव है, और कुछ साल्ट कंटेंट जब उसमें घुलते हैं, लवणीय तत्व जब उसमें घुलते हैं, तो उसका जल कैसा हो जाता है? खारा। अब देखिए अभी भी खारा ही रहेगा बालोतरा से आगे, बस अंतर इतना सा है, पहले हम कह रहे थे कि बाड़मेर जिले में लूणी नदी का जल खारा हो जाता है, अब हम ये कहेंगे कि बालोतरा जिले में लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। पहले भी बालोतरा को पढ़ रहे थे, पर तब केवल हम एक स्थान के रूप में पढ़ रहे थे, अब उस स्थान को हम एक ज़िले के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंस उसकी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब ऐसा नहीं है कि लूणी नदी नाराज़ हो जाएगी कि आपने बालोतरा ज़िले का निर्माण क्यों कर दिया और अब मैं मीठी हो जाती हूँ, ऐसा तो होगा नहीं, या मैं पूरी ही खारी हो जाती हूँ, ऐसा भी नहीं होगा। लूणी नदी का जो स्वभाव था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस उसके जो कुछ ज़िले जो हैं अपवाह तंत्र में उनमें चेंजेज आएगा। और वास्तविकता में देखा जाए तो नदियों से संबंधित ये नहीं पूछा जाता है कि वो कौन कौन से जिलों से बह रही है, ये बहुत रेयर केस में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए इसमें कौन कौन आएगा? बालोतरा, सिवाना, यहाँ हम गोलाकार पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, और ये ग्रेनाइट के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, बाड़मेर और जालोर वाला हिस्सा, बायतू और सिणधरी, ये सारे हिस्से किस में आ जाएंगे? बाड़मेर में। अब देखिए एक हम पढ़ते थे पंचपदरा या पचपदरा, ये खारे पानी की झील है, और ये राजस्थान की ऐसी झील है जिससे सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक मिलता है। कैसा मिलता है भाई? सर्वश्रेष्ठ किस्म का, क्योंकि इस झील में NaCl की मात्रा ज़्यादा होती है बजाय NaSO4 के। तो इस झील में क्या ज़्यादा होता है? NaCl।
इसमें 98% तक इसके जल में जो होता है NaCl होता है। तो ये जो झील है राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक इस झील से ही देखने को मिलता है। मैं सर्वाधिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सर्वश्रेष्ठ की। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी का नमक इससे मिलता है। अभी देखिए, हम पहले भी यही पढ़ रहे थे कि पचपदरा बाड़मेर ज़िले में, अब बस उसको इतना पढ़ लेंगे कि वो कौन से ज़िले में हो गई है, बालोतरा ज़िले में। झील के वहाँ जो है चेंजेस उस पर कुछ नहीं आएगा, वो उसी जगह, बस उसका डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हम बात कर रहे हैं ब्यावर की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, ब्यावर की। पहले हम ब्यावर घाटी, पुष्कर घाटी, अजमेर, ये सब जो हम घुंगरा घाटी, ये सारे हम पढ़ रहे थे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। अभी अजमेर डिस्ट्रिक्ट को भी तोड़ दिया गया है, उसके भी खंड कर दिए गए हैं, और हम कह रहे हैं ये जो भाग है ये कौन सा है, ब्यावर। इस ब्यावर में एक तो ब्यावर खुद है, एक टाटगढ़ है जिसको टोटगढ़ भी कहा जाता है, और एक है जैतारण। ये दरअसल जैतारण वाला जो हिस्सा है ये पाली से लिया गया है, और उसके अलावा रायपुर, ये रायपुर भी पाली से लिया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि दो जिलों को मिला के इस ब्यावर का क्या किया गया है, गठन किया गया है। सॉरी, एक मसूदा विजयनगर, और एक जो बदनौर वाला हिस्सा है ये कहाँ से लिया गया है, भीलवाड़ा से। तो 3 जिलों को मिला के इस ब्यावर का क्या किया गया है भाई, निर्माण। यानी कि 2 तो ये आपके पाली से हैं, एक तो जैतारण और एक रायपुर, और एक है आपके बदनौर, ये कहाँ से भाई, भीलवाड़ा से। अभी देखिए, हम जब राजस्थान में मध्य अरावली की बात करते हैं, जब हम राजस्थान में मध्य अरावली की बात करते हैं, क्योंकि ये तो उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली है, और ये दक्षिणी अरावली है। तो जब हम मध्य अरावली की बात करते हैं तो यहाँ हम एक रावली टोटगढ़ क्षेत्र भी पढ़ते हैं, एक चोटी का नाम भी पढ़ते हैं। तो वो जो हिस्सा है अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए डीग। दरअसल हम कहते हैं कि राजस्थान में जल महलों का नगर, क्या कहते हैं भाई, जल महलों का नगर। राजस्थान में जल महलों का नगर, जल महलों का नगर डीग को कहा जाता है। सर आप सबसे गुड इवनिंग सर। सर आप हमको कब पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मोहित, आप सभी को नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, नमस्ते सर। देखिए, तो हम कह रहे हैं कि जल महलों का जो नगर किसको कह रहे हैं, डीग को। किसको कह रहे हैं भाई, डीग को। अभी तक हम ये कह रहे थे कि जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, उसके साथ हम क्या शब्द लिखते थे, भरतपुर। यानी कि हम ये कहते थे कि डीग कहाँ पर है, भरतपुर में। और अभी हम कहेंगे कि डीग कहाँ पर है, डीग खुद डीग में है। थोड़ी सी आई फ्लू की समस्याएं चल रही हैं राजस्थान में, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे बीच बीच में थोड़ा सा। अब देखिए, पहले हम कह रहे थे जल महलों की नगरी कौन है भाई, डीग भरतपुर। अभी हम डायरेक्ट कहेंगे जल महलों की नगरी कौन है भाई, या जिला कौन है, डीग। अब देखिए डीग में कौन मिला गया, ये डीग पूरा भरतपुर से अलग हुआ है, और भरतपुर जिले की आकृति गिलहरी के समान है। किसके समान है भाई, गिलहरी के समान है। अभी वास्तविकता में देखा जाए तो मुझे ये जो डीग वाला जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा बहुत ऐसा लगता है गिलहरी के समान, यानी कि जिलों की आकृति पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। जिलों की आकृति पर भी क्या है, प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद, इसमें कौन कौन लिए गए हैं, डीग, जनुथर, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी। इन सारी तहसीलों से, इन सारे ब्लॉक से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, और बड़ी खुशी हुई कि डीग को एक ज़िला बनाया गया जो कि एक पड़ोसी ज़िला बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन, देखिए यहाँ भी चेंजेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम एक झील पढ़ते हैं राजस्थान में, वो है डीडवाना, और एक कुचामन झील पढ़ते हैं। अब देखिए डीडवाना, इससे पहले हम कह रहे थे कि ये खारे पानी की झील है, नागौर में है, और इसका जो नमक है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हम कह रहे थे पचपदरा का तो अच्छी क्वालिटी का नमक है, इसका नमक अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि इसके नमक में दरअसल साल्ट कंटेंट ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि NaCl की तुलना में NaSO4 ज़्यादा मिलता है। तो ये खाने योग्य नमक नहीं है,
इससे हम चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, इन सारी चीज़ों में, कागज उद्योग, इनमें इसको काम ले रहे हैं। तो अभी हम कहेंगे कि ये डीडवाना कहाँ हो गया है। अभी पहले हम कह रहे थे नागौर में, अभी डीडवाना खुद जिला बन गया है, तो डीडवाना झील भी कहाँ हो जाएगी, डीडवाना में। उसके बाद हम बात करें एक बार, सॉरी भाई, फ़ोन साइलेंट कर देते हैं। उसके बाद हम बात करें लाडनू, परबतसर, मकराना। ये वही मकराना जो हम कह रहे थे कि भाई यहाँ से सर्वश्रेष्ठ किस्म का संगमरमर मिलता है, जिससे आपका जो ताजमहल है उसका निर्माण इस संगमरमर से ही किया गया है। अब हम उसको नागौर में ना कह के अब हम उसको कहाँ कहेंगे, डीडवाना में। कौन से ज़िले में कहेंगे, डीडवाना में। क्लियर हुआ भाई। उसके बाद हम कह रहे हैं कि नावा, जो कि नमक की मंडी है, ये नावा भी यहीं होगा डीडवाना में। कुचामन सिटी, देखिए दरअसल कुचामन ने बहुत अच्छा खासा नाम कमाया है डिफेंस में। यहाँ काफ़ी सारी कोचिंग है डिफेंस सेक्टर को लेके, तो कुचामन ने एक अच्छा नाम कमाया है। ALP जिंदाबाद, बिल्कुल भाई, ALP जिंदाबाद। राम राम सर जी, राम राम भाई, राम राम आप सबको। सर नमस्ते, नमस्ते भाई। बिज्जू प्रजापत, गौरव सर का लाडला, ALP जिंदाबाद, बिल्कुल भाई। गौरव सर के लाडले कह रहे हैं कि ALP जिंदाबाद। माही चौधरी, ALP, बिल्कुल भाई, ALP। आपके लिए भी लेके आएंगे भाई, आपके लिए भी वीडियोस लेके आएंगे। है तो आप राजस्थान वाले ही ना, तो राजस्थान की जानकारी तो स्वाभाविक रूप से सबको थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, और इतनी चर्चा में बना हुआ है। उसके बाद हम बात करें जो आपका नेक्स्ट ज़िला जो है वो है दूदू। भाई साहब इस ज़िले के तो कहने ही क्या है, ये तो महान आत्मा है एक तरीके से। ग्राम पंचायत से नगर पालिका और डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो गया ज़िले में। यहाँ के विधायक नागर जी के शायद कुछ ज़्यादा गहरे संबंध रहे होंगे गहलोत साहब के साथ, तो इस ज़िले को बहुत बड़ी सौगात मिली है। ये मौजमाबाद वही जो मानसिंह से संबंधित रहा है, राजा मानसिंह से। दूदू और फागी, ये 3 उपखंड इसमें रहने वाले हैं, और 3 ही तहसील इसमें रहने वाली हैं। 3 उपखंड और 3 तहसील इसमें रहने वाली हैं, और ये राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला रहेगा। ये राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला रहेगा। यस सर, यस सर, बिल्कुल भाई। राजस्थान पटवारी, बिल्कुल राजस्थान पटवारी के लिए भी लेके आएंगे भाई, बिल्कुल। राजस्थान पुलिस के पेपर में ज्योग्राफी में चेंज होगा क्या? भाई देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, नेक्स्ट जो पेपर होंगे अभी 3-4 महीनों के अंदर अंदर होंगे, उनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे आपको। केवल राजस्थान के ज़िले कौन कौन से बने, राजस्थान का मैप उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, किस तरीके से ज़िलों का गठन, कौन सी कमेटी, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है बस। आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि अभी वो बुक में आएंगी भी नहीं जब तक हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिसकी मानक पुस्तक होती है, NCERT, राजस्थान बोर्ड, ये सब जब तक काम नहीं कर लेते हैं उस पर, जब तक हम तथ्यों को आपके सामने बिल्कुल क्लियर नहीं रख पाएंगे। क्योंकि जो मान्य जो तथ्य होंगे वो तो गवर्नमेंट के होंगे। अभी मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ के बता दूं तो वो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो मान्य नहीं होगा, वो लीगल नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट उस चीज़ को अप्रूव नहीं कर देगी। तो आप डरे नहीं, जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2-3-4 महीनों में, उनके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इससे आगे जो एग्ज़ाम हो गए तो धीरे धीरे चीज़ें बदल जाएंगी। उसके बाद हम बात करें गंगापुर सिटी। देखिए गंगापुर सिटी जो है, इसमें आपके 5 उपखंड हैं। कितने उपखंड हैं भाई? 5। देखिए टोडा भीम और नादौती, ये टोडा भीम और नादौती ये करौली से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? करौली से। और ये जो पूरा हिस्सा है ये सवाई माधोपुर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भाई? सवाई माधोपुर से। पर ध्यान रखना ये ज़िला मध्य में ही रहेगा, ये अभी भी सीमा नहीं बनाएगा किसी राज्य के साथ, सीमा अभी भी सवाई माधोपुर ही बनाएगा। क्लियर हुआ भाई? ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बैक में, यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हैं, देखो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिखा रखा है, इधर देखिए यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिखा रखा है, पर यहाँ आप देखेंगे डीडवाना कुचामन में, तो डीडवाना कुचामन में कहीं भी आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब राजस्थान में कई ज़िले भी ऐसे हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर निश्चित नहीं किए गए कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी कि उसके जो ज़िला का मुख्यालय जो होगा वो कहाँ होगा। उसके बाद हम आगे बात करें, दूदू को हमने देख लिया है, गंगापुर सिटी की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं जयपुर की। तो देखिए जयपुर में
जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। एक है कालवाड़। कालवाड़ में ये कह रहे हैं कि कालवाड़ का नगर निगम ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। तहसील आमेर का नगर निगम के अंदर आने वाला, यानी कि जो जिले के मुख्य भाग में जो हैं, यानी कि शहरी भाग में जो हैं, उनकी ये बात की जा रही है। उसके बाद जो आगे है वो है आपका जयपुर ग्रामीण, यानी कि इसके नगर निगम के बाहर, ग्रेटर के बाहर का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? जयपुर ग्रामीण। अब दो जिले राजस्थान के ऐसे होंगे जो सबसे कम जिलों के साथ में सीमा बनाएंगे, एक तो जयपुर शहरी और एक जोधपुर शहरी, क्योंकि ये केवल खुद के ज़िले के साथ ही क्या बनाएंगे? सीमा बनाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से जोधपुर होगा और उसी तरीके से क्या होगा? जयपुर। उसके बाद हम बात करें जिला जयपुर ग्रामीण, तो जयपुर ग्रामीण में ये जो हिस्से आपको दिख रहे हैं जयपुर सांगानेर, तो वो कह रहे हैं कि तहसील सांगानेर का नगर निगम के अंतर्गत आने वाले भाग जो है उसको छोड़कर समस्त भाग होगा। यानी कि फिर वही बात आ रही है कि जो भाग शहरी हिस्से का नहीं है उसको ही ग्रामीण में हम शामिल करेंगे। और इसमें एक आएगा आपके बस्सी, एक चाकसू, एक जम्बारामगढ़, एक चौमू, एक सांभर लेक। देखिए यहाँ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अभी तक हम सांभर लेक को पढ़ रहे थे जयपुर, अभी हम उसको पढ़ेंगे जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पढ़ेंगे भाई? जयपुर ग्रामीण में। तो यहाँ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर स्थलीय भाग पर या अंतःस्थलीय भाग में बात की जाए, महासागर के या सागर के किनारे वाले भागों को छोड़ के, तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न को समझना, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की तीसरे नंबर की। अगर आंतरिक भाग में बात की जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। अभी ये कहाँ होगी? जयपुर ग्रामीण में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब है आपके केकड़ी। ये जो केकड़ी जो है, ये केकड़ी अजमेर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है भाई? अजमेर का। क्या अलवर भी जिला घोषित किया जाएगा? भाई अलवर तो जिला है, अलवर घोषित क्या किया जाएगा? अलवर तो जिला है, अलवर तो जिला ही है। अलवर के खंड किए गए हैं, खैरतल तिजारा अलग बना दिया गया है और बहरोड को कोट के साथ जोड़ दिया गया है, यानी कि कोटपुतली बहरोड अलग बना दिया गया है। तो अलवर तो डिस्ट्रिक्ट है भाई। सीमा के बारे में भी पूछ सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, सीमा के बारे में थोड़ी बहुत जो चीज़ें रहेंगी मैं साथ में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम टॉपिक लेके आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक, उसमें चर्चा करेंगे। सर खेरली को भी नया जिला घोषित करने की बात की जा रही है, क्या ये सच है क्या? देखिए, काश ये सच होता, ठीक है, पर ऐसा है नहीं। काश ये सच होता, उम्मीद तो हम यही कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से खैरतल को अलवर में जिला बनाया गया, जो कि एक छोटी सी तहसील, उसको जिला बनाया गया, और वहाँ उस तरीके से अलवर ज़िले के अंदर खेरली एक अच्छा नाम रखता है, काफ़ी बड़ा कस्बा है और वहाँ सारी भौतिक सुख सुविधाएँ और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ हैं, स्कूल से लेके कॉलेज, सारी सुविधाएं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी, काश हमारे विधायक महोदय ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया होता तो शायद आज हमको भी ये सौगात मिलती, पर कोई नहीं। अब वरना आप कहेंगे कि सर आप तो अपना दुखड़ा रो रहे हैं, सब गा रहे हैं कि हमारे भी ज़िले होते हैं, हमारे भी ज़िले होते हैं। दरअसल ऐसी उम्मीद इसलिए हो रही है क्योंकि जब दूदू जैसी जगह को, खैरतल जैसी जगह को जिला बना दिया गया, अदरवाइज जब हम सोच रहे थे कि राजस्थान में केवल 3-4 ज़िले होंगे, तब ऐसी उम्मीद हम भी नहीं कर रहे थे। पर जिस तरीके से 19 ज़िले बनाए गए तो फिर थोड़ी उम्मीद हमें भी जगी, तो नो डाउट, पर अभी ऐसा है नहीं भाई। एक बार सिटी के बारे में भी बताओ सर, उसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे भाई, उसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे भाई। हेलो सर, क्या अलवर भी जिला घोषित किया जाएगा? बता चुके हैं भाई इस बारे में, बिल्कुल भाई। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्या मेरी कोचिंग में पढ़ाने आओगे? देखिए बेटा, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान है, मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और कभी मौका मिलेगा तो आपकी कोचिंग में भी आएंगे भाई। आगे चलते हैं भाई, अगला है केकड़ी। तो देखिए केकड़ी की बात करें तो यहाँ इसमें जो लिए गए हैं, ज़्यादातर हिस्सा आपके अजमेर का है और केवल ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा टोंक से लिया गया है, टोडा रायसिंग टोंक, और संत पीपा का संबंध यहाँ से रहा है, ये आपने पढ़ा होगा। सांभर, बिनाय, सरवाड़ और टोडा रायसिंग, तो ये हिस्से आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? केकड़ी में।
अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपने ये नाम पहले से नहीं सुने थे? सुने होंगे, पक्का सुने होंगे। अब बस अंतर इतना सा है कि इनको अजमेर की जगह हम कहाँ पढ़ेंगे? केकड़ी में। तो फिर घबराना किस बात का भाई? अंतर तो तब आता जब ये शब्द ही नए मिलते हैं। एमपी के ज़िले लाके हमारे यहाँ घोषित कर दिए जाते हैं, या यूपी के ज़िले, ऐसे कुछ नाम हमें मिलते, तब तो हम घबराते हैं। वही राजस्थान की चीज़ें जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, वही बस उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है, और लोगों में एक डर पैदा कर दिया गया है कि पता नहीं कितना बड़ा चेंजेज हो गया है। चेंज होगा, नो डाउट होगा, पर इस तरीके से नहीं जैसे दिखाया जा रहा है। तो बच्चों को कृपया करके डराएं नहीं। मैं सारे टीचरों से आग्रह करूँगा। हालांकि टीचर्स ने जो वीडियो डाले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, कुछ टीचर्स ने, पर एक दो वीडियो जैसे होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप भी उस चीज़ को अवॉइड करिए, क्योंकि दरअसल एक अच्छा टीचर ये काम करेगा ही नहीं। वो जो आप देखते हैं ना कई बार यूट्यूब पे फर्जी की राजस्थान का भूगोल बदल गया, राजस्थान का इतिहास बदल गया, राजस्थान की कला संस्कृति बदल गई, तो क्या महाराणा प्रताप अब यूपी का हो गया क्या भाई? महाराणा प्रताप यहीं का था। तो क्या अब राणा सांगा का जन्म स्थान एमपी में हो जाएगा? नहीं भाई, राजस्थान में ही रहेगा। तो फिर कहाँ से इतिहास बदल गया? बस राजस्थान के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज आ गया है, उसके आंतरिक भाग में परिवर्तन आया है, बाहरी भाग में हमने कोई समझौता नहीं किया है। अभी देखिए इधर, उसके बाद हम कह रहे हैं जोधपुर। तो देखिए जोधपुर को दो भागों में बांट दिया, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ये जोधपुर ग्रामीण, उसी तरीके से जैसे हम जयपुर ग्रामीण की बात कर रहे थे। तो ये जयपुर शहरी जो होगा केवल एक ज़िले के साथ सीमा बनाएगा जोधपुर ग्रामीण के साथ। ये जोधपुर शहरी उसी तरीके से जैसे जयपुर शहरी बना रहा था। उसके बाद हम बात करें, अगला जिला है आपका जोधपुर ग्रामीण, जिसकी हम अभी डायग्राम देख रहे थे, लूणी। अब देखिए लूणी एक नदी का नाम भी है और लूणी उपखंड का नाम भी है जो जोधपुर में। बिलाड़ा, ये आप खूब पढ़ चुके हैं। भोपालगढ़, ओसिया, ओसिया के मंदिर आपने खूब पढ़े होंगे, ठीक है। बस अंतर इतना सा है कि पहले हम उसको जोधपुर में पढ़ रहे थे, अब कहाँ पढ़ लेंगे? जोधपुर ग्रामीण में। अब उसको हम कहाँ पढ़ लेंगे भाई? जोधपुर ग्रामीण में। हाँ, चीज़ें थोड़ी मुश्किल होंगी, नई चीज़ें हैं, तो पर जैसे जैसे हम उनसे एक दो बार रिपीट करेंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और भी जिले बन सकते हैं क्या? देखिए इस बारे में अभी नहीं कह सकते, मुझे नहीं लगता इस प्रकार से कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। कमेटी क्या डिसीजन करती है, अभी मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से कोई ज़्यादा नए ज़िले बनाए जाएंगे। ये इस हिसाब से ही आपका स्ट्रक्चर रहेगा। सर मंडे को हमारे न्यू बैच में ज्योग्राफी पढ़ाएगा प्लीज़ सर। राकेश रसवाल, बिल्कुल भाई बिल्कुल। विकास सर नमस्ते। नमस्ते भाई सभी के लिए। अभी देखिए भाई, अब हम बात कर रहे हैं बावड़ी की। शेरगढ़ और बालेसर, ये सारे कहाँ पर हैं भाई? जोधपुर में। कहाँ पर है भाई? जोधपुर में। ध्यान रखिए, एक है चामू और एक है चौमू। तो चौमू अलग है और चामू अलग है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोटपुतली बहरोड, वीआईपी जिला कोटपुतली। दरअसल इस प्रकार का टैगलाइन वहाँ के लोगों ने कोटपुतली की जिले को दिया, और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ही आपके सीएम साहब ने, जो आपके विधायक जो मंत्री महोदय हैं राजेंद्र यादव, उन्होंने काफ़ी भरसक प्रयास किया और फाइनली कोटपुतली को जिला बना दिया गया। उन्होंने ये घोषित किया था कि अगर कोटपुतली को जिला नहीं बनाया गया तो मैं आगामी चुनाव में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अपने पार्टी के टिकट पर खड़ा नहीं होऊंगा। तो शायद हो सकता है ऐसा, मैं फाइनल भी नहीं कहता हूँ, पर ये शायद सुना गया, ये चीज़ें इस तरीके से मंत्री महोदय की तरफ से कुछ चीज़ें निकल के आई, पर ये चीज़ें फाइनल हैं या नहीं इस बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो कोटपुतली बहरोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जिसको हम शॉर्ट में कोट बहरोड भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? कोट बहरोड, क्योंकि दरअसल थोड़ा लंबा नाम हो जाता है, उसको बोलने में थोड़ा ऐसे जोर सा पड़ता है, टाइम सा लगता है, इसलिए हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? कोट बहरोड। और हम तो राजस्थान वाले हैं, हम तो थोड़े जुगाड़ू आदमी हैं, तो चीज़ों को भी थोड़ा परिवर्तित कर ही देते हैं अपने स्वभाव के हिसाब से। तो हम कह रहे हैं कि कोटपुतली बहरोड, जो कि एक वीआईपी जिले के रूप में दिया गया, लोगों की भावनाओं का ही सम्मान करते हुए इसको भी जिला घोषित किया गया। अब देखिए इसमें एक तो अलवर जिले को, ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा है, ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये है आपके अलवर का। किसका भाग है भाई? अलवर का। ये आपके बहरोड, नीमराना, कौन सा भाग है भाई? नीमराना। उसके अलावा आपके बानसूर, बानसूर वाला भाग, नारायणपुर, ये पूरा भाग जो है ये आपके अलवर का है। किसका है भाई? अलवर का। बानसूर, बहरोड, ठीक है। और ये सारा भाग जो है मांडन वगैरह, ये सारा भाग किसका है? अलवर का। और इधर बात करें कोटपुतली, पावटा और विराटनगर, ये जो भाग है ये भाग है आपके जयपुर का। किसका भाग है भाई? जयपुर का। अभी हम कह रहे थे
कि विराटनगर से नदी निकलती है, विराटनगर पहाड़ियों से, जिसको आप बैराटनगर पहाड़ी भी कहते हैं, यहाँ से जो नदी निकल रही थी वो नदी निकल रही थी बाणगंगा। कौन सी थी भाई? बाणगंगा। अभी उसको हम यहाँ से ना पढ़ के अभी हम उसको कहाँ से पढ़ लेंगे? कोटपुतली बैरोड से। बस यही तो चेंज हो रहा है भाई, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो बदलेंगी, जैसे कि नीमराना का फोर्ट है वो अभी अलवर ज़िले में ना होकर कहाँ चला जाएगा? कोट बैरोड में, ठीक है। उसके अलावा नारायणपुर है, पावटा है, ये जो विराटनगर वाला हिस्सा कोटपुतली ये जयपुर के हैं। किसके हैं भाई? जयपुर के। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, शाहपुरा, एक तो नया डिस्ट्रिक्ट बना है शाहपुरा, और एक शाहपुरा जयपुर में, जो कि आपके ऑटोपोर्ट्स के लिए यानी कि गाड़ियों के काम के लिए, उसकी मशीनरी को सही करने के लिए जाना जाता है। वो जो कि एनएच पर ही पड़ता है, ऑन रोड पड़ता है, उसको जयपुर में ही रखा गया है, उसको कोटपुतली बैरोड में नहीं चुना गया है। कोई ट्रिक बता दो ताकि हम इनको याद कर सकें। सर कोई ट्रिक बता दो जैसे कि हम इनको याद कर पाएँ। देखिए बेटा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जनरल बात, मैं ट्रिकों की कभी सलाह किसी स्टूडेंट को नहीं देता हूं। हालांकि आपके लिए कोशिश कर दूंगा, पर मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप ट्रिक से पढ़िए, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या ट्रिक होगी? ज्योग्राफी तो एक बहुत आनंददायक सब्जेक्ट है। नक्शा देखिए, नक्शे को एक बार नहीं 4 बार देखिए, चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। ट्रिक के चक्कर में रहेंगे एग्जाम में भूल जाओगे। और एक बात बताइए, जब आप एग्जाम में जाते जाते जितना ट्रिक को पढ़ोगे, उससे बढ़िया तो यह है कि आप डायरेक्ट नक्शे को देख के चीज़ें याद कर लो। तो ट्रिक बेटा लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं, और फिर भी अगर ट्रिक याद रहती है तो खुद के द्वारा बनाई गई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। चलें भाई, आगे हम बात करते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला है आपका खैरतल तिजारा। कौन सा है भाई? खैरतल तिजारा। देखिए पहले खैरतल और तिजारा, तिजारा का भी काफ़ी विरोध रहा, तो इसको किसके साथ जोड़ दिया गया भाई? खैरतल के साथ। किसके साथ जोड़ दिया गया भाई? खैरतल के साथ। तो अभी जो नया ज़िला है उसमें हम नाम दे रहे हैं खैरतल तिजारा। क्या नाम देने भाई? खैरतल तिजारा। और इसमें जो लिया गया है खैरतल तिजारा में, एक तो आपके तिजारा, एक किशनगढ़वास, एक कोट कासिम, ध्यान रखना कोटपुतली अलग है, कोट कासिम अलग है, एक टपुकड़ा और एक मुंडावर। एक मुंडावर है राजस्थान में और एक मंडावर है। तो मंडावर अलग है और मुंडावर अलग है, ये दोनों भी अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना भाई। तो देखिए ये जो है आपके, ये पूरा ज़िला अलवर से बनाया गया है। कहाँ से बनाया गया भाई? अलवर से। मैं देखो एक चीज़ आपको बता देते हैं, इस ज़िले में देखिए यहाँ भी क्या आपको कहीं ऐसा सिंबल मिल रहा है जिस तरीके से यहाँ मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का? क्या उस तरीके से यहाँ आपको कोट बैरोड में दिख रहा है क्या भाई? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अभी इसका ज़िला मुख्यालय निर्धारित नहीं किया गया है कि इसका ज़िला मुख्यालय कहाँ होगा। जिस तरीके से हम डीडवाना कुचामन में पढ़े कि उसका भी ज़िला मुख्यालय निर्धारित नहीं किया गया है, उसी तरीके से इसका भी ज़िला मुख्यालय निर्धारित नहीं हुआ है। आगे चलते हैं भाई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नीम का थाना। किसकी बात कर रहे हैं भाई? नीम का थाना। देखिए ये सीकर से अलग किया गया है। किससे अलग किया गया है भाई? सीकर से। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि इसमें दो जो ये भाग हैं, खेतड़ी और एक उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी और खेतड़ी ये आपके झुंझुनू से अलग किए गए हैं। कहाँ से अलग किए गए हैं भाई? झुंझुनू से। जबकि अधिकांश भाग कहाँ से अलग किया गया है? आपके सीकर से। देखिए पहले सीकर हरियाणा के साथ सीमा बना रहा था, अभी सीकर सीमा नहीं बनाएगा क्योंकि बॉर्डर पर कौन आ गया है? नीम का थाना। कौन आ गया भाई? नीम का थाना। अभी सीकर सीमा नहीं बनाएगा। और हम ये कह रहे हैं कि पहले हम जब पढ़ रहे थे कि अरावली पर्वतमाला जो है खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है या लास्ट में जाके समाप्त हो जाती है, अभी हम कहेंगे कि वो कौन से ज़िले तक फैली हुई है? नीम का थाना तक। कहाँ तक फैली हुई है? नीम का थाना तक। ये चेंज भी हमें देखने को मिलेगा। भौतिक प्रदेश में कुछ चेंजेस आपके आएंगे, नो डाउट उस टॉपिक में चेंजेस आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं खेतड़ी जो कि तांबे के लिए जानी जाती है, ठीक है। पहले ये झुंझुनू में हुआ करती थी, अब ये हम पढ़ेंगे नीम का थाना में। उदयपुर वाटी, श्री माधोपुर, पाटन, ध्यान रखना पाटन अलग है, पावटा अलग है, और ये नीम का थाना। तो ज़िले का नाम क्या है भाई? नीम का थाना। इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नीम का थाना में ही होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगला ज़िला है आपका फलौदी। देखिए जोधपुर से अलग होके बना है। किससे अलग होके बना है भाई? जोधपुर से। मेनली ये किससे अलग हुआ है भाई? जोधपुर से। और हम देखते हैं कि ये पूरा भाग ही किससे अलग हो रहा है? जोधपुर से। दरअसल हम इससे पहले पढ़ रहे थे कि राजस्थान का सबसे गर्म जो भाग है
वो कौन सा है? फलौदी। सबसे गर्म भाग कौन सा है? फलौदी। अभी हम बात करेंगे कि फलौदी को पहले हम कहाँ पढ़ रहे थे? जोधपुर में। अब फलौदी खुद अलग जिला बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है भाई? अलग जिला। फलौदी एक खारे पानी की झील भी है यहाँ, उसको हम जोधपुर में पढ़ रहे थे, पहले भी सुन रखा था हमने, बस अंतर इतना सा है कि अब उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? फलौदी में। कहाँ पढ़ेंगे उसको अब हम? फलौदी में। उसके बाद लोहावट, उसके बाद हम बात कर रहे हैं आऊ, देचू, बाप। ये बाप एक दलदली क्षेत्र है, हमने पढ़ा है, टाट रन या दलदली क्षेत्र है मरुस्थल में। तो ये बाप यानी कि वो वाला बाप नहीं, पिताजी वाला, कहीं आप ये कहें सबके बाप फलौदी में बैठे हैं, ठीक है, तो सबका बाप कहाँ है भाई? फलौदी में। तो ये जो बाप है ये अब कहाँ हो गया है? फलौदी ज़िले में। पहले हम इसको पढ़ रहे थे जोधपुर में। एक है बापणी, कौन सा है भाई? बापणी। तो ये 6 जो उपखंड हैं ये कहाँ पर है भाई? फलौदी में। उसके बाद हम बात करें, अगला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका सलूम्बर, कौन सा है भाई? सलूम्बर। देखिए सलूम्बर अलग हुआ है आपके उदयपुर से। किससे अलग हुआ है? उदयपुर से। ये उदयपुर के पूर्व की ओर था, ये उदयपुर ज़िले से अलग हुआ है। देखिए एक झील हम पढ़ते हैं राजस्थान में जिसका नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील है भाई? जयसमंद झील, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कृत्रिम प्रकार की। कृत्रिम से मतलब होता है जो कि मानव ने बनाई है, ठीक है, और ये राजा जयसिंह के द्वारा बनाई गई, और इसमें गोमती नदी का जल आके रुकता है। तो हम दरअसल ये कह रहे हैं कि ये जो जयसमंद झील है इसको हम पहले पढ़ रहे थे उदयपुर में। कहाँ पढ़ रहे थे? उदयपुर में, जो कि उदयपुर की एक तहसील हुआ करती थी पहले, अभी तो जिला है सलूम्बर, इसमें ये स्थित था। अभी भी यही है, पहले भी यही था, बस अंतर इतना सा है कि पहले हम जयसमंद झील को उदयपुर में पढ़ रहे थे, अभी इसको कहाँ पढ़ेंगे? सलूम्बर में। कहाँ पढ़ेंगे? सलूम्बर में। गुड इवनिंग सर जी। बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उसके बाद हम बात करें, देखिए जयसमंद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, राजस्थान की तो सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, क्योंकि पहली है आपके गोविंद सागर जो कि हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में। तो अभी हम एक चीज़ पढ़ रहे थे इससे पहले कि उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान है। किसके समान है भाई? ऑस्ट्रेलिया के समान है। वास्तविकता में महाद्वीप तो ओसेनिया है, महाद्वीप तो क्या है? ओसेनिया, पर वो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा फेमस हो गया है तो सामान्यतः हम ऐसा शब्द यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज महाद्वीप ओसेनिया है, जिसमें पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के भी 2 हिस्से हैं, उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिण न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, इन सबको मिला के हम ओसेनिया कह रहे हैं। और हम इससे पहले कह रहे थे कि उदयपुर की आकृति उदयपुर के समान है, सॉरी, उदयपुर की आकृति किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। अभी हम, मुझे जो लग रहा है देखने में बिल्कुल वो ऐसा लग रहा है कि सलूम्बर की आकृति किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान हो जाएगी। किसके समान हो जाएगी भाई? ऑस्ट्रेलिया के समान। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करें, अगला है आपका सांचौर। कौन है भाई? सांचौर। तो देखिए सांचौर जो है ये जालौर से अलग होकर बनाया गया है। किससे अलग होकर बनाया गया भाई? जालौर से। और इसमें सांचौर है, बागोडा है, चीतलवाना है और रानीवाड़ा है। ये रानीवाड़ा तो आपने खूब सुना होगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये कहाँ से अलग होकर बना है? जालौर से। तो ये नाम आपने पहले सुन रखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रखे हैं, ये नाम आपने पहले सुन रखे हैं, बस कन्वर्ट हो गए हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अगला जो जिला है आपका वो है शाहपुरा। कौन सा है भाई? शाहपुरा। ये जयपुर वाला शाहपुरा नहीं है, ये भीलवाड़ा वाला है। कौन सा है भाई? भीलवाड़ा। देखिए पहले भी एमपी के साथ सीमा भीलवाड़ा बना रहा था, अभी भी एमपी के साथ सीमा कौन बनाएगा? भीलवाड़ा, क्योंकि ये मध्यवर्ती भाग में पड़ेगा। सर आप विकास दिव्यकीर्ति सर की तरह पढ़ाते हैं, आपको पता है आप इतना यूनिक पढ़ाते हो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। उनसे तुलना करना यानी कि आसमान को ये पग दिखाना, यानी कि एक तरीके से आसमान से तुलना करना, ये वो गुरु के समान है, बहुत महान शख्सियत है, इंडिया में उनका नाम है, और वो उनका जो पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक है। हाँ हो सकता है मेरा तरीका डिफरेंट हो सकता है, पर उनसे तुलना करना गलत है, वो हम सबके लिए सम्मान है। वैसे मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, पर इस तरीके से नहीं भाई। नमस्ते सर जी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। गौतम कुमार भाई म्यूजिक, शाहपुरा, बिल्कुल भैया शाहपुरा की बात कर रहे हैं भाई। देखिए एक शाहपुरा जयपुर में है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, ये भीलवाड़ा वाले की बात कर रहे हैं। तो दरअसल देखिए ये इसका हेडक्वार्टर रहेगा। पहले भी भीलवाड़ा एमपी के साथ सीमा बना रहा था, इसको भी हम देखेंगे अभी नक्शे से। अभी भी कौन बनाएगा? भीलवाड़ा ही बनाएगा, क्योंकि शाहपुरा बीच में पड़ेगा, यानी कि उसके पीछे की ओर पड़ेगा। तो इसमें आपके 5 उपखंड आएंगे, शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। कौन आएंगे भाई? बनेड़ा और कोटड़ी।
उसके बाद हम बात करें अगला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, अब देखिए ये नए राजस्थान के 50 जिलों का मैप है, इसको भी हम समझेंगे। उससे पहले हम एक बार संभाग और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई? संभाग। जिले तो हमने देख लिए, अब हम संभाग और देख लेते हैं। देखिए भाई कितने संभाग बनाए गए हैं और कौन कौन से संभाग हैं। देखिए भाई सीकर संभाग, देखिए पहले सीकर और झुंझुनू, देखिए पहले 7 संभाग थे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वर्तमान में कितने हैं? 10। देखिए सीकर और झुंझुनू पहले जयपुर का हिस्सा हुआ करते थे। किसका हिस्सा हुआ करते थे भाई? जयपुर संभाग का। अब क्या हुआ कि शेखावाटी वालों ने कहा भाई बहुत दिन हो गए, हम बिछड़े हुए हैं, हमें जुदा कर रखा है आप लोगों ने, हमारा भाई चूरू किधर है, सीकर किधर है और झुंझुनू किधर है, तो अब हम एक होना चाहते हैं। क्योंकि नाम तो आप शेखावाटी लेते हैं, नाम तो क्या लेते हो? शेखावाटी। चूरू को आपने दे रखा है बीकानेर संभाग में, हमें दे रखा है जयपुर संभाग में, कुछ तो हमें नाम दे दो। तो इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान ऐसा मान लें, तो हम ये कह रहे हैं कि सीकर, झुंझुनू और चूरू, अब तीनों जो शेखावाटी के जिले हैं उनको मिला दिया गया है एक साथ, यानी कि तीनों भाई एक साथ आ गए हैं अब, ठीक है। और उसमें से जो सीकर से जो अलग जिला जो बना है उसका नाम है नीम का थाना, ये नया जिला। तो इसमें जिले हो गए हैं 4। कितने जिले हो गए हैं भाई? 4। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीकर संभाग में कितने जिले हैं, क्योंकि संभाग से इस तरीके के प्रश्न हमेशा से आते रहे हैं। तेरा मेरा मिलना है दिलों का खिलना, ये खुदा की मर्जी। जब मुझे देख के याद आ रहा है क्या भाई? तो तुम्हें गाने याद आ रहे हैं? अब देखिए आगे पाली की बात करें हम, पाली संभाग में एक तो पाली खुद है भाई, एक जालौर है, एक सांचौर है और एक सिरोही है। एक कौन है भाई? सिरोही। देखिए जालौर और सिरोही ये पहले जोधपुर संभाग के भाग हुआ करते थे, क्योंकि जोधपुर में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, ये 6 जिले आया करते थे। 3 और 3 6, ये 6 जिले पहले कहाँ हुआ करते थे? जोधपुर संभाग में। अभी पाली भी जोधपुर संभाग से अलग कर दिया गया, ये भी कहाँ से अलग कर दिया गया? जोधपुर संभाग से। और ये 2 भी कहाँ से अलग कर दिए गए भाई? जोधपुर संभाग से। और सांचौर नया जिला बना दिया गया। इस तरीके से इस पाली में भी कितने जिले हो गए हैं भाई? 4। पाली में भी कितने जिले हो गए हैं भाई? 4। हम कह रहे हैं पाली में भी 4, सीकर में भी 4। आगे हम बात करते हैं बांसवाड़ा। देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, पहले ये तीनों उदयपुर संभाग के भाग हुआ करते थे। किसके भाग हुआ करते थे? उदयपुर संभाग के। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं संभाग के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम चर्चा करेंगे कि पहले कौन कौन से जिले थे संभाग में, अब कौन कौन से जिले। अभी मैं बस सामान्य रूप में आपको बता रहा हूँ। देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये पहले उदयपुर संभाग के हिस्से हुआ करते थे, अभी ये अलग बना दिए गए तीनों। और इस क्षेत्र को हम बांगड़ कहते हैं सामान्य रूप से। क्या कहते हैं भाई? बांगड़। ये माही नदी का क्षेत्र है, इसको कांठल, प्रतापगढ़ को कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिला के सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? बांगड़। तो इनको भी एक कर दिया गया है जैसे शेखावाटी को कर रहे थे। तो ये अब उदयपुर संभाग का भाग ना होकर ये किसके भाग हैं? बांसवाड़ा के। उसके बाद हम बात करें आगे, तो देखिए जयपुर संभाग में पहले जो जिले हुआ करते थे उनकी मैं यहीं साथ में लिख देता हूँ। जयपुर, अलवर, जयपुर, अलवर, अलवर के साथ में भरतपुर एक बार जबान पे आ ही जाता है क्योंकि उसका पड़ोसी है ना, कुछ भावनात्मक संबंध भी है। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू, ये पहले किस में हुआ करते थे भाई? जयपुर में। किस में हुआ करते थे भाई? जयपुर में। ये 5 जिले हुआ करते थे, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। अभी हम कह रहे हैं कि ये सीकर, झुंझुनू तो कहाँ चले गए? जोधपुर में। अब इनकी जगह कौन कौन बन गए? देखिए भाई जयपुर और जयपुर ग्रामीण हो गया एक तो, एक अलवर आपका पहले से ही है और दौसा पहले से ही है, या तो सोचने वाली बात है ही नहीं। अब एक हमारे पास खैरतल बना है अलवर में, अलवर और जयपुर को मिला के कोटपुतली बैरोड बनाए, और एक बनाया गया आपके दूदू जो कि ग्राम पंचायत से जिला बनाए सीधा, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई? जयपुर संभाग की। तो अभी इसमें जिले कितने हो गए? 7। पहले कितने थे? 5। तो 2 जिले बढ़ गए हैं इसमें। अब हम सीकर की बात करें तो सीकर नया संभाग है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, जो कि सीकर और झुंझुनू पहले जोधपुर संभाग के भाग हुआ करते थे
और चूरू जो है पहले बीकानेर संभाग का भाग हुआ करता था। क्लियर हुआ भाई? ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसमें जिले कितने भाई? 4। आगे बात करें बीकानेर की, तो देखिए बीकानेर संभाग में जो जिले हुआ करते थे, एक तो बीकानेर, एक श्री गंगानगर, एक श्री गंगानगर, एक आपके हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और एक आपके चूरू। ये जो भाग हैं ये भाग हुआ करते थे बीकानेर संभाग के। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें से आपके चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और बीकानेर, इनमें से अलग कर दिया गया है चूरू को, क्योंकि चूरू कहाँ चला गया? सीकर संभाग में, और इसकी जगह आ गया अनूपगढ़। कौन आ गया भाई? अनूपगढ़। तो प्रश्न पूछा जा सकता है बीकानेर संभाग में नया जिला कौन सा है? बीकानेर संभाग में नया जिला कौन सा गठित हुआ है? तो कौन सा जिला गठित हुआ है भाई? हम कह रहे हैं नया जिला गठित हुआ है आपके अनूपगढ़। कौन सा गठित हुआ है भाई? अनूपगढ़। आगे देख लेते हैं भाई। इसके बाद हम बात करें अजमेर। अजमेर में कौन कौन हुआ करते थे भाई? देखिए एक तो अजमेर में अजमेर, एक नागौर, एक नागौर हुआ करता था, अभी भी है, एक टोंक और एक भीलवाड़ा। ये 4 जिले हुआ करते थे पहले, किसमें? अजमेर संभाग में। अभी हम देख रहे हैं अजमेर में एक तो अजमेर हो गया, नागौर पहले भी था, अभी भी है, और एक जो भीलवाड़ा था उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह शाहपुरा जोड़ दिया गया है। कौन जोड़ दिया गया है भाई? शाहपुरा। तो हम ये कह रहे हैं कि भीलवाड़ा अलग हो गया है, जो कि उदयपुर संभाग में चला गया है, उसकी जगह यहाँ कौन आ गया है? शाहपुरा। और नागौर पहले भी था, अभी भी है। अजमेर में एक केकड़ी नया बना दिया गया है, एक ब्यावर नया बना दिया गया है, और इधर एक डीडवाना कुचामन। तो अभी यहाँ कितने ज़िले हो गए हैं वर्तमान में? 7 जिले। कितने ज़िले हो गए हैं भाई? 7। वर्तमान में यहाँ ज़िले हो गए हैं 7। तो हम ये कह रहे हैं जयपुर में भी 7 जिले। देखिए भाई पीछे अभी तक हम देख रहे हैं जयपुर में भी 7 जिले, और अजमेर में भी कितने ज़िले हैं भाई? 7 जिले। अब हम बात करते हैं भरतपुर की। तो देखिए भरतपुर में पहले कौन कौन हुआ करते था उसकी बात करते हैं। सर आशीर्वाद का आशीर्वाद दीजिए सर। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल तो बता दो, कम से कम यही तो बता दो सर। बिल्कुल सर, क्लास में भी बताया आपको, यहाँ भी बता देते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों का टोटल एरिया जो है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे छोटा महाद्वीप जो जनसंख्या की दृष्टि से और एरिया की दृष्टि से वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आपकी खुद की कोचिंग है क्या सर? या आपको पता है सर? छोटी सी। अब देखिए भाई हमारी कोचिंग नहीं है खुद की भाई, ये हमारे दोस्त की कोचिंग है, हम उसमें सेवाएं दे रहे हैं। ये मान लीजिए हमारी है, जब हमारे दोस्त की है तो आप सभी आए पढ़ने, आपका स्वागत है। आगे हम बात करते हैं भरतपुर की। तो देखिए भरतपुर में कौन कौन है? एक तो भरतपुर खुद, उसके अलावा एक इसमें हुआ करता था धौलपुर, जो कि वर्तमान में भी है, एक करौली और एक सवाई माधोपुर। तो हम कह रहे हैं कि भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये हुआ करते थे इसमें, यानी कि 4 जिले। कितने जिले भाई? 4। और अभी जो हैं भरतपुर में कौन कौन आ गए हैं? भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये तो है ही है। अब भरतपुर से अलग होके कौन बना? डीग। एक तो ये जुड़ गया, और एक कौन जुड़ गया? गंगापुर सिटी। कौन जुड़ गया भाई? गंगापुर सिटी। तो वर्तमान में जिले कितने हो गए हैं? 6। वर्तमान में जिले कितने हो गए हैं? 6। कोटा संभाग, कोटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? तो कौन सा भाई? कोटा। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये जो हाड़ौती का हिस्सा था पहले भी यही था और अभी भी यही है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ पहले भी यही था, वर्तमान में भी है। तो इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। तो आप सोच रहे हैं कम से कम सर यहाँ तो हमें कुछ खुशी मिली है, क्योंकि इतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना था। तो घबराइए नहीं, सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जिस तरीके से पहले आप अभ्यस्त थे उसी तरीके से हो जाएंगे। आगे बात करते हैं जोधपुर। हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की। तो देखिए जोधपुर संभाग में वर्तमान में कितने ज़िले हैं भाई? 6। कितने ज़िले हैं? 6। पहले भी जोधपुर संभाग में 6 ज़िले हुआ करते थे। कितने ज़िले हुआ करते थे भाई? 6। हम बात कर चुके हैं भाई जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। और वर्तमान में भी कितने ज़िले हैं? 6। बस अंतर इतना सा है कि यहाँ से पाली हट गया। कौन हट गया भाई? पाली। एक तो कौन सा हट गया भाई? पाली। और एक हट गया आपके जालौर, क्योंकि ये दोनों कहाँ चले गए हैं? पाली में। कहाँ चले गए भाई? पाली में। तो यहाँ जोधपुर, और एक जोधपुर तो पहले से ही था, जोधपुर ग्रामीण नया आ गया है। उसके अलावा फलौदी नया आ गया है,
बाड़मेर पहले भी था, अब भी है जैसलमेर, और एक ये बालोतरा नया आ गया है। तो हम कह रहे हैं कि अभी जोधपुर में कितने ज़िले हैं? 6। पहले भी 6 ही ज़िले थे। उदयपुर की बात करें तो देखिए उदयपुर में पहले 6 ज़िले थे, क्योंकि राजस्थान में 2 संभाग ऐसे थे जो सर्वाधिक जिलों वाले थे। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो आपके जोधपुर और एक कौन हुआ करता था? उदयपुर। इसमें भी 6 ज़िले थे, और इसमें 6 ज़िले कौन कौन से हुआ करते थे? एक तो उदयपुर, एक आपके प्रतापगढ़, एक आपके चित्तौड़गढ़, एक आपके बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर और एक राजसमंद। ये हुआ करते थे, यानी कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और एक आपके उदयपुर। अभी देखिए उदयपुर है एज इट इज़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ भी है, ठीक है, राजसमंद भी है, ठीक है, और यहाँ से हट कौन कौन गए? देखिए एक तो प्रतापगढ़ हट गया, एक चित्तौड़गढ़ और एक बांसवाड़ा। ये तीनों, सॉरी चित्तौड़गढ़ नहीं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये तीनों हट गए यहाँ से, और तीनों हट के कौन सा संभाग बना दिया गया? बांसवाड़ा संभाग। उनकी जगह कौन आ गया? उदयपुर से एक जिला बना सलूम्बर, यानी कि जिधर हम पढ़ेंगे जयसमंद झील, और एक आपका इधर ऐड कर दिया है भीलवाड़ा, जो कि पहले भीलवाड़ा किस में हुआ करता था? अजमेर संभाग में। किस में हुआ करता था भाई? अजमेर संभाग में। उसके बाद हम करते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा नया संभाग है जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखिए अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं भाई। प्रश्न देख लेते हैं भाई। हम ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में टोटल वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 50। राजस्थान की सीमा पर स्थित ज़िले कितने हैं? यानी कि हम बात करें कि राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान की टोटल सीमा पर अगर हम बात करें तो ये कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान की सीमा पर कितने ज़िले हैं। तो राजस्थान की सीमा पर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राज्यीय, दोनों को मिला के बात की जाए तो कितने ज़िले हैं? 28। कितने ज़िले हैं? 28। पहले राजस्थान की सीमा पर ज़िले हुआ करते थे 25। पहले कितने हुआ करते थे भाई? 25। अभी वर्तमान में कितने हैं भाई? 28। कितने हैं भाई? 28। एक तो ये प्रश्न ध्यान रखना है, सारी चीज़ें हम डायग्राम से देखेंगे, पर टॉपिक में अभी मैं बस केवल उस चीज़ का डिस्कशन कर रहा हूँ सामान्य रूप में। उसके बाद हम कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले कितने हैं? 5। कितने हैं भाई? 5। पहले हुआ करते थे 4। पहले कितने हुआ करते थे भाई? 4। पहले कितने हुआ करते थे भाई? 4 हुआ करते थे। अभी हम कह रहे हैं कितने जिले हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? 5। क्योंकि देखो आप यहां देख लो, यहाँ जो जिला है वो है श्री गंगानगर, यहाँ है अनूपगढ़, ये है आपका जैसलमेर। कौन सा है भाई? जैसलमेर। एक मिनट रुकिए, ये गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 ज़िले हैं। कितने भाई? 5। यानी कि 5 ज़िले कौन कौन से हैं? गंगानगर, जिसको हम श्री गंगानगर कहते हैं, उसके अलावा उससे अलग होके कौन सा बना है? अनूपगढ़। कौन सा बना है भाई? अनूपगढ़। तो एक तो हो गया श्री गंगानगर, एक अनूपगढ़, एक हो गया बीकानेर, एक हो गया जैसलमेर और एक बाड़मेर। ये 5 ज़िले हो गए। पहले हम पढ़ रहे थे 4, क्योंकि बीच में पहले कौन नहीं था? अनूपगढ़ नहीं था। ठीक है, अभी हमसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले 5, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो केवल का मतलब है कि जो केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाए, तो केवल ये वाले जो होंगे ना, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाएंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाले हैं गंगानगर और बाड़मेर, ये पहले की तरह राज्य के साथ भी बनाएंगे, जैसे पहले बना रहे थे उसी तरीके से अभी, क्योंकि ये तो कॉर्नर वाले हैं। जैसा ये स्वभाव पहले दर्शा रहे थे, जिस तरीके से पहले सीमा बना रहे थे, अभी भी ये उसी तरीके से सीमा बनाएंगे। उसके बाद हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले कितने होंगे? 5। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूछे जाएंगे तो 3। पूछा जाएगा कि कितने ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी, तो कितने हो जाएंगे? 2। उसके बाद हम कह रहे हैं केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले, ये गलत लिख दिया है उसने भाई, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय होगा। क्या होगा भाई? अंतर्राष्ट्रीय। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हो जाएंगे? 3।
पहले कितने हुआ करते थे? 2। पहले हुआ करते थे 2। पहले हम पढ़ रहे थे केवल जैसलमेर और बीकानेर ही ऐसा था जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा था, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर तो आज भी अंतर्राज्यीय बना रहे हैं। पर अब एक कौन जुड़ गया है? अनूपगढ़। तो हम कह रहे हैं कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 3। अगला है केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, पहले 21 हुआ करते थे, ठीक है, अब कितने? 23। क्योंकि हम ये कह रहे हैं इस पूरे बॉर्डर पर जिले हैं 28। पूरे बॉर्डर पर जिले कितने? 28। उस 28 में से 5 निकाल दो, क्योंकि 5 तो ऐसे हैं ना जो अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं। हालांकि उन 5 में से 2 ऐसे भी हैं जो अंतर्राज्यीय बना रहे हैं, पर हम तो केवल अंतर्राज्यीय की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाए, अंतर्राज्यीय बनाए, अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल भी नहीं बनाए। तो हम ये कह रहे हैं कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 23। केवल अगर ये प्रश्न होता ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तब आपका आंसर हो जाता आपका यहाँ कितना है? 28। इसमें से हम हटा देते 3, तो अब आंसर आपका हो जाता 25। कितना हो जाता? 25। तब हम इसको भी काउंट कर लेते, इसको भी काउंट कर लेते, पर यहाँ पूछ रहा है केवल अंतर्राज्यीय बनाने वाले। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अंतर्वर्ती जिले, आंतरिक जिले या मध्यवर्ती जिले। पहले हम पढ़ते थे कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, यानी कि जो राजस्थान के मध्य भाग में हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो वर्तमान में ऐसे जिले जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बना रहे हैं, वो कितने हैं? 22। क्योंकि टोटल जिले हमारे पास 50, जिसमें से 28 तो ऐसे हैं जो सीमा बना रहे हैं, तो कितने बचेंगे हमारे पास? 22। 22 जिले ऐसे होंगे हमारे पास जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अंतर्वर्ती जिले हो गए, 2 भागों में बटे हुए जिले राजसमंद और चित्तौड़गढ़। कौन कौन से हैं भाई? राजसमंद और चित्तौड़गढ़। अंतर्राज्यीय भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 2। कितने हैं भाई? 2। उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला कौन हो जाएगा? जयपुर ग्रामीण। कौन हो जाएगा? जयपुर ग्रामीण। ये पाली को भी पीछे छोड़ देगा। किसको पीछे छोड़ देगा भाई? पाली को। क्योंकि दरअसल पहले हम कह रहे थे कि पाली सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, पर अभी ये सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाएगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि सबसे कम जिलों से सीमा बनाने वाला जयपुर शहरी और जोधपुर शहरी, क्योंकि वो बीच में होंगे उनके। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, पहले कितने संभाग थे? 7। कितने संभाग थे भाई? 7। अभी कितने संभाग हैं? 10। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जयपुर और अजमेर। कौन कौन से भाई? जयपुर और अजमेर। इन दोनों में 7-7 जिले हैं। पहले कौन कौन थे भाई? जोधपुर और उदयपुर। पहले इसमें भी 6 थे और इसमें भी 6 जिले थे। उसके बाद हम कर रहे हैं जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 7। अजमेर में कितने भाई? 7। न्यूनतम जिलों वाला संभाग, न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा। इसमें केवल 3 जिले हैं। हमने बात की है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब आगामी भर्ती जो परीक्षाएं होंगी उसमें करंट में यहाँ से प्रश्न पक्का बनेंगे भाई, ठीक है, और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बनने की संभावना रहेगी, न्यूनतम जिलों वाला संभाग। उसके बाद हम कह रहे हैं कोटा, पाली, सीकर तथा बीकानेर। आपको कोई भी 4 ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन से संभाग ऐसे हैं जो समान संख्या में जिले रखते हैं। तो कोटा, पाली, सीकर तथा बीकानेर ये ऐसे हैं जो सभी 4-4 जिले रखते हैं। कितने जिले रखते हैं भाई? 4-4। बीकानेर में पहले भी 4 थे, अभी भी 4 हैं। कोटा में पहले भी 4 थे, अभी भी 4 जिले हैं। पाली और सीकर ये नए संभाग बनाए गए हैं। पाली पहले जोधपुर का भाग हुआ करता था, सीकर पहले जयपुर का भाग हुआ करता था। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, पहले भी 6 थे इसमें और अभी भी कितने हैं? 6। भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं। कितने भाई? 6। पहले इसमें जिले थे 4। कितने थे भाई? 4। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं और इसमें पहले जिले कितने थे? 6 और अभी वर्तमान में कितने हैं? 5। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुन लेना भाई। हम कह रहे हैं भाई राजस्थान में कुल जिले 50, राजस्थान की सीमा पर, यानी कि चाहे वो अंतर्राज्यीय सीमा हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, पूरी सीमा पर जिले हैं आपके 28। कितने भाई? 28। पहले 25 थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले 5। कितने भाई? 5। पहले कितने थे? 4, क्योंकि नया कौन सा जुड़ गया? अनूपगढ़। उसके बाद हम कह रहे हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले 25। पहले कितने थे? 23, क्योंकि 28 में से 3 जिले तो ऐसे होंगे ना जो अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं, बनाने को तो 5 बना रहे हैं, पर 2 ऐसे हैं जो ऊपर वाले हैं, गंगानगर और एक हनुमानगढ़, गंगानगर और बाड़मेर, वो ऐसे हैं अंतर्राज्यीय भी बना रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23 हो जाएंगे। उसके बाद हम कह रहे हैं आंतरिक जिले 22 हैं, खंडित जिले राजसमंद और चित्तौड़गढ़ हैं। और उसके बाद हम कह रहे हैं सर्वाधिक जिलों से सीमा जयपुर ग्रामीण और सबसे कम जिलों से सीमा जयपुर शहरी और जोधपुर शहरी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं संभागों की, तो हम कह रहे हैं पहले 7 संभाग थे, अब कितने संभाग हैं? 10।
सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जयपुर और अजमेर। कौन सा है भाई? जयपुर और अजमेर। पहले हुआ करता था जोधपुर और उदयपुर, जिसमें 6-6 जिले थे। अभी जयपुर और अजमेर है, जिसमें 7-7 जिले हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं न्यूनतम जिलों वाला संभाग बांसवाड़ा है, ये नवीन संभाग है। इसमें 3 जिले हैं, पाली, सीकर, ये दोनों भी नवीन संभाग हैं। कोटा, बीकानेर, ये ऑलरेडी संभाग थे। कोटा में 4 जिले थे पहले, अभी भी 4 हैं। बीकानेर में 4 थे, अभी भी 4 हैं। पाली और सीकर में भी कितने हैं? 4-4। तो समान संख्याओं वाले जिले यानी कि कौन कौन से हो जाएंगे भाई? कोटा, पाली, सीकर तथा बीकानेर। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। कौन से हैं भाई? कितने जिले हैं? 6। पहले भी 6 थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, जिलों के नाम परिवर्तन जरूर हो गए, काउंटिंग में परिवर्तन नहीं हुआ है। इधर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं भाई? पहले 6 थे, अभी कितने हैं भाई? 5। कितने हैं भाई? 5। और भरतपुर संभाग में पहले 4 थे, अभी कितने हो गए हैं भाई? 6। पहले कितने थे इसमें? 4, अभी कितने हो गए हैं? 6। अभी देखिए संभागों से कुछ और प्रश्न और देख लेते हैं हम। राजस्थान का सबसे बड़ा न्यू डिस्ट्रिक्ट भाई जैसलमेर होगा, पहले भी वही था, अभी भी हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सबसे छोटा दूदू हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है भाई। एकमात्र संभाग जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है कोटा संभाग। बिल्कुल सही है भाई, कोटा पहले जैसा था ऐसा ही है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? जैसलमेर ही है भाई, बिल्कुल भाई। चलें भाई आगे, उसके बाद हम और प्रश्न और देख लेते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ संभागों से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए भाई, ये जो आपके संभागों का नया नक्शा होगा, इसके हिसाब से हम कहें तो ये जो संभाग है ये बीकानेर संभाग है। कौन सा संभाग है भाई? बीकानेर। कौन सा है भाई? बीकानेर। उसके बाद हम कह रहे हैं ये जो संभाग होगा आपके, ये होगा आपके जयपुर संभाग। कौन सा संभाग होगा भाई? जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर। और ये जो संभाग होगा ये होगा आपके अजमेर। कौन सा होगा भाई? अजमेर। ये जो संभाग होगा ये होगा सीकर। कौन सा होगा भाई? सीकर। इधर ये जो संभाग होगा ये होगा भरतपुर। कौन सा हो जाएगा भाई? भरतपुर। ये भरतपुर संभाग, ये जयपुर संभाग। कौन सा भाई? जयपुर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ये जो संभाग होगा आपके, ये होगा जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग होगा भाई? जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग होगा भाई? जोधपुर संभाग। ये जो होगा आपके ये होगा बांसवाड़ा। कौन सा होगा भाई? बांसवाड़ा। इधर ये जो संभाग होगा ये हो जाएगा आपके उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग हो जाएगा भाई? उदयपुर। और ये जो संभाग होगा ये कौन सा होगा? पाली संभाग। और इधर ये जो संभाग होगा ये होगा कोटा संभाग। अब यहाँ 1-2 जिले हम देख लेते हैं, सॉरी 1-2 प्रश्न हम देख लेते हैं इससे संबंधित। तो प्रश्न बनेगा राजस्थान का वह संभाग जो कि राजस्थान के मध्य में है। जिले तो हमने बहुत पढ़े हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान का वह संभाग जो कि राजस्थान के मध्य में है। तो कौन सा होगा भाई? तो हम कह देंगे राजस्थान का अजमेर संभाग राजस्थान के कहाँ है भाई? मध्य में। यानी कि राजस्थान का अजमेर संभाग राजस्थान के मध्य में। अगला प्रश्न वो ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा संभाग सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा है भाई? अजमेर। ये देखिए लगभग संभागों को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है, सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा कौन बनाएगा? अजमेर। एकमात्र संभाग बांसवाड़ा जो केवल एक संभाग के साथ सीमा बनाता है, क्योंकि अजमेर इसको टच नहीं कर पाता है। और बांसवाड़ा एकमात्र संभाग किसके साथ सीमा बनाएगा? उदयपुर के साथ। किसके साथ सीमा बनाएगा? उदयपुर। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बनेगा कि एकमात्र संभाग जो केवल किसके साथ सीमा बनाता है? उदयपुर संभाग के साथ। तो कौन सा है भाई? बांसवाड़ा। इधर अजमेर की बात करें तो अजमेर तो लगभग सारे संभागों को टच कर रहा है, केवल किसको छोड़ के? बांसवाड़ा को छोड़ के। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर, अब देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न, इस टॉपिक से रिलेटेड नक्शा, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सारे टॉपिक हम विस्तार से लेके आएंगे। बस आज हमने इसकी चर्चा की कि चेंजेस क्या हैं। तो मैं आपको देखिए टॉपिक वाइज बता दूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही बता देता हूं डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के ज्योग्राफी में परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन तो आएगा। सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो आएगा आपके पहले टॉपिक में आएगा, स्थिति और विस्तार में। और प्रश्न भी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं से बनेंगे। तो देखिए दरअसल क्या होगा कि आपके अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान का एरिया ना घटा है ना बढ़ा है, बस उसके अंदर का प्रारूप चेंज हुआ है। तो अक्षांशीय मान देशांतरीय मान में कोई चेंज नहीं होगा, बस चेंज हुआ है उसके जिलों में। तो इसका मतलब है कि अब जिलों के अक्षांशीय मान देशांतरीय मान तो पहले भी नहीं पूछ रहा था, बहुत रेयर केस में वो प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक में जो प्रश्न बनेंगे वो आपके ज़िले जो बॉर्डर वाले हैं, अंतर्वर्ती ज़िले हैं और संभाग हैं, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। तो एक तो इस टॉपिक में चेंज होगा। एक भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है तो वहाँ भी चेंज होगा, क्योंकि अब अरावली के पश्चिम में ज़िले बढ़ जाएंगे, यानी कि मरुस्थल में ज़िले बढ़ जाएंगे। अरावली के ज़िलों में भी परिवर्तन होगा, मैदानी प्रदेश और इनमें भी ज़िलों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि मरुस्थलीकरण, बालों का स्तूप, इन सारी चीज़ों में हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे पहले हम कह रहे थे कि भाई ये जो भाग है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के बीच का भाग जो है ये हम्मादा वाला भाग है। अब इसको हम बाड़मेर में ना कह के शायद बालोतरा की तरफ कहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ चेंजेज आएंगे। मरु त्रिकोण की तरफ भी डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या बढ़ सकती है, तो इस टॉपिक में भी चेंजेज आएंगे। एक टॉपिक में जो चेंजेज आएगा वो टॉपिक होगा आपका अपवाह तंत्र। नदियों में जरूर परिवर्तन आएगा, क्योंकि नदियाँ पहले मान लीजिए कोई नदी 5 जिलों से जा रही है तो हो सकता है वो अभी 6 जिलों से जाए, 3 जिलों से जाए। तो नदियों की जो जिलों का जो अपवाह तंत्र है उसमें चेंजेज आएगा। उसके उद्गम में चेंजेज आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पहले वो ओरिजिन पॉइंट किसी और ज़िले में था और अभी वो ओरिजिन पॉइंट कहीं और ज़िले में हो। ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगला जो टॉपिक होगा आपका जलवायु के बाद, वो टॉपिक होगा मृदा का। मृदा में बहुत कम चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। उसके वितरण में चेंजेज मिल सकता है कि ये मृदा कौन कौन से क्षेत्रों में, जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ आपकी काली मृदा पाई जा रही है, पहले भी यहीं थी काली मृदा तो अभी भी यहीं है। मैं कह रहा हूँ कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ लाल चिकनी मृदा पाई जा रही है, जो कि माही नदी का क्षेत्र है, वो अभी भी यहीं पाई जा रही है। हाँ, ये हो सकता है उसमें डिस्ट्रिक्ट बढ़ जाए या घट जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि इधर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर की तरफ, वो पहले भी थी। अब उसमें हम एक डीग को ऐड कर देंगे कि भाई डीग में भी जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। पहले हम उसको कहाँ पढ़ रहे थे, भरतपुर में। बस अंतर ये हुआ कि उसके वितरण में चेंजेज हो गया। वो मृदा तो पहले जहाँ थी भौगोलिक रूप में वहीं है, उसके फिजिकल कंपोजिशन में या केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आया है, बस उसके वितरण में थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा। ठीक है, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा आपका मृदा के बाद, वनों वाला टॉपिक और वन्य जीव वाला। दरअसल अभ्यारण्य और वन्य जीव वाला जो टॉपिक है वहाँ आपको ये जो आपका है कि भाई वन्य जीव अभ्यारण्य वाला जो टॉपिक है वहाँ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे अभ्यारण्य ऐसे हैं जो हम एक से अधिक जिलों में पढ़ते हैं। उनको हो सकता है कि उनके ज़िले क्या होंगे, चेंज होंगे, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक टॉपिक जो है खनिज वाला, जिसको लेके स्टूडेंट सामान्यतः चिंतित रहता है, खनिज वाला टॉपिक, तो इसमें कन्फ्यूजन की संभावनाएँ नहीं है, क्योंकि खनिजों को हम पहले से ही नाम के आधार पर याद कर रहे हैं। हम पहले से ही उनको नामों के आधार पर याद कर रहे हैं। ठीक है, चाहे सीसा जस्ता हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे लोहा हो, चाहे तांबा हो, क्योंकि हम पहले से, जैसे हम कह रहे हैं तांबा कहाँ निकल रहा है, खेतड़ी झुंझुनों में, तो हम पहले से उसके स्थान पढ़ चुके हैं, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक होगा आपका उद्योग वाला, हाँ, उद्योग वाले टॉपिक में डाटा चेंज होंगे, क्योंकि जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि सबसे ज़्यादा उद्योग जयपुर और अलवर की ओर हैं। अभी उसमें से अलवर के उद्योग क्या है, कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ उद्योग खैरतल में, टपुकड़ा, तिजारा, इस ओर, तो यहाँ उद्योग हैं। कुछ उद्योग जो हैं अलवर के बेरोड साइड के, वो कहाँ चले जाएंगे, जयपुर में, कोट बेरोड में चले जाएंगे, वो नए डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपके पॉपुलेशन वाला टॉपिक, ये तो आपको वैसे भी रट्टा मारना होता है इस टॉपिक में, क्योंकि ये तो डाटा वाला टॉपिक होता है, तो ये तो आपको पढ़ना ही है, पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि ज्योग्राफी में चेंजेस नहीं होंगे, पॉलिटिकल में चेंजेस नहीं होंगे, कल्चर में चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस तो होंगे, पर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप डरे हुए हैं। तो थोड़ा सा अपने भय को कम करिए और हम चीज़ों को धीरे धीरे सीखेंगे। और अब हम कोशिश करेंगे कि जब नए टॉपिक पढ़ें तो उनको नए डाटा के हिसाब से पढ़ें। और जो स्टूडेंट अभी 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो एग्ज़ाम देंगे, वो कम से कम राजस्थान का पहला टॉपिक, स्थिति और विस्तार, कितने ज़िले हैं, कितने संभाग हैं, कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, इनको थोड़ा ढंग से पढ़ के जाएँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएँ अधिक से अधिक रहेंगी। आपके प्यार और आपके स्नेह के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है चैनल पर वापस से। मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आऊँगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। और एक बार मैं फिर से गहलोत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान को ये सौगात दी है, जिससे कि राजस्थान विकास के पथ पर आगे चल सके, विकास की राह में आगे चल सके। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।